नमस्कार बच्चों। आज जो हम लोग क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है और इसमें हम लोग को क्या डिस्कस करना है, वृत्त से संबंधित जो भी क्षेत्रफल है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप सब अच्छे से जुड़ जाएं और आज जो धमाल होने वाला है वो आपको जीवन भर ध्यान रहेगा। क्यों ध्यान रहेगा? वो इसलिए ध्यान रहेगा कि आपके यह जो वृत्त से संबंधित हम लोग आज डिस्कस करेंगे वह हमेशा आपके जीवन में यूज होगा। आप 10th के बाद 11, 12 उसके बाद कंपटीशन में जब भी आप तैयारी करेंगे तो वहां भी यही बातें आपको रिपीट होंगी। ये सब कुछ आज के सेशन में जो भी मैं कराने जा रहा हूं ये सभी बातें आपको वहां भी यूज होंगी। सब जगह आप जहां भी वृत्त से संबंधित बात आएगी, आज जो आप पढ़ेंगे इस सेशन में वो वहां भी आपके काम आने वाला है। यहां तक कि जब आपके बच्चे होंगे उनके लिए भी ये काम आने वाला है, क्योंकि उन्हें भी आप सब अच्छे से बता पाएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। तो कहने का अर्थ है कि आप सबको आज के सेशन में जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं वह आपके आने वाले समय में और वर्तमान में आपके काम आने वाला है। तो स्टार्ट करा जाए। सब लोग तैयार हो? ठीक है। और जो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, है ना, आप सबके लिए उपयोगी है। राजस्थान बोर्ड का हो या एमपी बोर्ड का हो, ये सभी क्या है, एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं 10th क्लास के वही सब बातें यहाँ पे पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड लगभग सभी में ये चैप्टर एज इट इज है, इसलिए कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, है ना। इन क्लासेस को तो आप ऐसे समझो कि जैसे स्कूल से पढ़ के आप लोग आते हो और आने के बाद आप थके रहते हो, सोचते हो कोई चाय वाय पी ले या थोड़ी एक झपकी ले लें, उसी प्रकार से इस क्लास को आप समझो। ये ऑनलाइन क्लास को आप इंजॉय करो। इंजॉय कैसे करें? तो आप इसको ऐसे समझे कि शाम को जो घूमने फिरने का इच्छा हो रही है, जो भी आप इधर उधर घूमना फिरना चाह रहे हैं, तो उस जगह पर क्या करें, घूमते फिरते हुए इसको अपन आराम से देख लो। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, इंजॉयमेंट भी आपका हो जाएगा पूरा, और साथ के साथ आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे और बड़े आसानी से ये सभी टॉपिक्स आपके काम आ जाएगा। तो जो भी इस तरह की ऑनलाइन क्लासेज है ना, उसे आप अलग से क्लास के रूप में ना अटेंड करें, उसको ऐसे ना समझें। आपको ये समझना है कि यार एक मूवी समझ लो आप, कि छोटी सी मूवी है, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मूवी देखते समय आप इंटरेस्टेड रहते हैं, वैसे ही इंजॉयमेंट में इसको आप देखें और घंटे भर की क्लास, छोटी छोटी क्लास होती है, पता भी नहीं चलेगा और आप आसानी से उसको एंजॉय कर लेंगे। शाम की आप समझ लीजिए जैसे चाय पीने की इच्छा होती है, चाय की चुस्की समझ लीजिए, समझिए चाय की चुस्की ले रहे हैं और उसमें शाम को एक क्लास देख लिया, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस समझ गए सभी बच्चों? ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस आप सब समझ गए। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि यह आपको आगे हर जगह यूज आने वाला है ना। अब देखो, वृत्त से संबंधित जो हम लोग बात करेंगे यहां पे, ठीक है ना। तो वृत्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब वृत्त से संबंधित यहाँ पे क्या बातें पढ़ना है? क्षेत्रफल। तो दो बातें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित, एक तो क्षेत्रफल की बात करेंगे और दूसरा परिमाप की बात करेंगे, है ना। अब क्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वृत्त क्या होता है, एक एक बात को, है ना। एक तो हम लोग भूमिका इसकी समझ लेते हैं कि वृत्त का मतलब क्या है। तो वृत्त का मतलब है गोलाकार आकृति। क्या बोलेंगे? गोलाकार आकृति। समझ रहे हैं आप सब? गोलाकार आकृति। आप देखिए अपने पास, आप जैसे चाय पीते हैं, कप को देख लीजिए, कप का ऊपरी भाग कैसा है भाई? गोलाकार आकृति होता है ना। ये कप हो गया और कप का ये ऊपरी भाग देखिए, गोलाकार आकृति है कि नहीं? ठीक है, तो ये गोलाकार आकृति हो गई। आपकी ग्लास हो, ग्लास देखिए, ग्लास का भी ऊपरी भाग क्या है? गोलाकार आकृति, है ना। आप इस तरह से जो भी भाग हैं, आप किसी तरह कोई भी, जैसे कोई आप वाशर देख लीजिए, वाशर भी क्या होता है? गोलाकार आकृति का होता है। कोई डिजाइन देख लीजिए, इस तरह से है, अलग अलग डिजाइन किया होता है ना। ऐसे ऐसे देखते हो, घर में आप लोग खिड़कियों में देखो,
कैसे अलग अलग आकृति के डिजाइन खिड़की में लगाई गई रहती है, वो सब क्या, उसमें भी देखो आप गोलाकार आकृति में बनी रहती है इस तरह से अलग अलग, है ना। तो तमाम जो भी आप देखो, आप जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो ना, मोबाइल में देखो कैमरा है, कैमरा भी क्या है, गोलाकार आकृति है ना, कैमरा भी क्या है, गोलाकार आकृति है। तो इस तरह से तमाम चीजें आपके जीवन में, आप कोई गाड़ी को देख लो, गाड़ी का जो पहिया है, पहिया देख रहे हो, गोलाकार आकृति है। तो भूमिका वृत्त का मतलब क्या समझना है हम लोग, एक गोलाकार आकृति। आप कोई भी वस्तु देखो, कुछ ना कुछ उसमें गोलाकार आकृति दिखती है ना। आप साइकिल से जाते हो, बाइक से जाते हो, आप देखो ना उसमें पहिया जो है वह किस आकार का है, गोलाकार आकृति है ना। तो समझ में आ गया क्या समझना है वृत्त का मतलब, गोलाकार आकृति, है ना। यह समझना है कि एक गोल आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। किसी भी तरह की आकृति आप कुछ भी देखो, आप अपने जीवन में जो भी देख रहे हो वस्तु, उसको देखो, उसमें कुछ ना कुछ गोलाकार आकृति होगी, गोल भाग होगा। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वृत्त का मतलब हमें क्या समझना है, एक गोलाकार आकृति। क्या समझना है, एक गोलाकार आकृति। ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में बच्चों, स्पष्ट है। चलो बेटा, अब हम लोग इसमें काम करते हैं कि इसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि वास्तव में वृत्त में, अर्थात इस गोलाकार आकृति में कौन कौन सी बातें समाहित है ना। आइए देखते हैं अगले। देखिए, गोलाकार आकृति में हम लोग अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं, हिडन है, उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं, बड़ा मजा आएगा, है ना। इसको आप देखिए, अभी तक वृत्त को हम लोग क्या समझ गए, गोलाकार आकृति। क्या कहे, गोलाकार आकृति। ठीक है ना, क्या हम लोगों ने कहा, गोलाकार आकृति। अब देखो तो गोलाकार आकृति में आप कोई भी इस तरह से गोल आकृति अगर बनाते हैं तो उसमें क्या दिख रहा है कि यह एक सतह है, दिख रहा है, यह सतह है ना। और सतह के ये जितने भी सतह हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, बिंदु से, पॉइंट से, ऐसे पॉइंट से बने हुए हैं। तो ये भी जब इन बिंदुओं को आप मिला रहे हैं तो ये भी क्या है, पॉइंट्स हैं। क्या है, पॉइंट्स हैं। ये भी क्या है, देखिए तो एक एक बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। और इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, देख रहे हैं, पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया। अब मिलाने से एक इस प्रकार की आकृति बन गई। अब जब मिला दिए तो एक अंदर के बिंदु से इन सभी बिंदुओं की, इसको बाहरी बिंदु बोलेंगे, बाहरी बिंदु को मिला दिए, आंतरिक बिंदु। तो मिलाने से अंदर के एक बिंदु से ये बाहरी बिंदुओं की जो दूरी है वह सभी जगह क्या है बेटा, समान है। क्या है, समान है ना। देख रहे हो, सब जगह एक बराबर है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग, सतह, ये सतह हो गई, और सतह पर जैसे आप जहां पे भी खड़े हैं, अगर मिट्टी है ना, तो मिट्टी को आप देखिए, वो एक सतह हो गई। उसी तरह से ये बोर्ड है, बोर्ड क्या हो गया, सतह हो गया, है ना। अब इस सतह पर उसी तरह से आपके सतह जो मिट्टी की है, उसको आप वहां पे अलग अलग बिंदुओं जो एक दूसरे से जुड़े हैं, उन्हें इस तरह से पेन चला के, उंगली से आप चला दें, एक गोल आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो जहां जहां आप ये चला रहे हैं उंगली, वो क्या है, उन बिंदुओं को एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं, है ना। तो अब अंदर के किसी बिंदु से वह बाहरी बिंदुओं की जो दूरी है, यह जो दूरी है वह क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान। दूरी क्या है भाई, एक समान, हर जगह। इस बिंदु से यहां की दूरी भी एक समान है, यह भी दूरी एक समान, यह भी दूरी एक समान। तो इस प्रकार की गोलाकार आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, यही तो वृत्त है, इसी को वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल। तो आपके समझ में आ गया कि गोलाकार आकृति का मतलब क्या है, कि कोई भी सतह पर जितने भी अलग अलग बिंदु हैं उनको मिलाने से प्राप्त आकृति, जो अंदर के किसी बिंदु से बाहरी बिंदु, इसको बाहरी बिंदु कहेंगे, सभी को, इन सबको बाहरी बिंदु कह रहे हैं, बाहरी बिंदु। और ये क्या हो गया भाई, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु, है ना। तो हम लोग कह रहे हैं आंतरिक बिंदु से
सभी बाहर की सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये, वह क्या है, एक समान दूरी पर होती है। दूरी क्या है, एक समान, दूरी एक समान, है ना, समान दूरी पर होती है। तो इस प्रकार की प्राप्त आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। समझ गए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी सतह पर किसी एक स्थान से निश्चित दूरी के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से प्राप्त आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। अब वृत्त आप लोग समझ गए होंगे, जैसे पहिया होता है, देख रहे हैं, यहां से जुड़ा रहता है, ठीक है, और ये सभी दूरियां क्या हैं, एक समान है। तो इस पहिए को भी हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। समझ गए ना। तो वृत्त का मीनिंग अब समझ गए होंगे। अब वृत्त में इन सबको क्या क्या कहेंगे, तो देखिए, तो ये जो आंतरिक बिंदु है, ये आंतरिक अंदर वाला बिंदु, जहां से इन सभी बाहरी बिंदुओं की ये दूरी जो है एक समान है, तो इस आंतरिक बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। इसको क्या कहेंगे, केंद्र। अर्थात यह क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है ना। और ये बाहरी बिंदु जो मिलाए गए हैं, इन सभी बाहरी बिंदुओं को मिलाने से ये जो बाहरी रेखा बनी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि, है ना, इसको बोलेंगे परिधि। तो दो बातें हम लोग को समझ में आ गई। क्या, एक आंतरिक बिंदु, इसको क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, ठीक है। और दूसरा बाहर जो ये बिंदु हैं, इनको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको, अर्थात इस दूरी को जो एक समान है, इसका क्या नाम है, इस दूरी का, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस। क्या कहेंगे इसको, रेडियस, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। बात समझ में आई। केंद्र को हम लोग बोलते हैं सेंटर, ओके। परिधि को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। और सेंटर एंड सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस। तो ये तीन बातें हमें समझ में आ रहा है, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आया है कि नहीं, बताओ, आ गया सबके समझ में, मजा आ रहा है। तो बस ऐसे समझो कि चाय की एक घूंट लिया और एक इधर देख लिया, क्या देखा भाई, कि एक गोलाकार आकृति है, ठीक है। उसमें जो अंदर वाला जो बिंदु है, उसको क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। बाहर वाले बिंदुओं वाली मिलाने से जो रेखा बनी है, या उसको क्या कहेंगे भाई, परिधि कहेंगे। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको क्या कहेंगे, तो त्रिज्या कहेंगे। तो तीन बातें आपको वृत्त में संबंधित अब तक समझ में आ गया होगा। आ गया है, आ रहा है मजा ना। ऐसे ही इंजॉय करना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि उसको एक अटेंशन बहुत देना है, तब तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। गड़बड़ नहीं करना है, समझ रहे हैं, गड़बड़ नहीं करना है। चीजों को क्या करना है, इंजॉय करना है। ऐसा समझना है कि ये चीजें हमारे काम की हैं, चलो इसको सीख लेते हैं, तो सीख लेते हैं। तो थोड़ा सा उस पर अपने को ध्यान देना है, इंजॉय करते हुए, मस्ती में। टेंशन लेके करेंगे तो क्या होगा, बोरिंग होगा, भारी हो जाएगा, फिर लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़े, मन ही नहीं करेगा। जब मन ही नहीं करेगा तो पढ़ने का आपको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इसलिए कैसे लाभ मिले, वैसे इंजॉय करो। चाय पीते हो, बाजार गए, थक हार गए हैं, वहां पे क्या मन करता है, एनर्जी कम हो रही तो कुछ मीठा खा लेते हैं, चाट खा लेते हैं, इस तरह से आप खाते हैं। उसी तरह से ये सब चीजें हैं। स्कूल से पढ़ के आए हैं, अपन आराम से एंजॉय किए, घर पे थोड़ा सोए हुए, और शाम को मन कर रहा है इधर उधर टहलने का, तो इसको ओपन करके थोड़ी देर देख लिया, एंजॉय करते हुए, बात करते हुए, दोस्तों के साथ खेलते रहिए। ऐसे अपने को एंजॉय करना है। तो चलिए, एक बात तो आप सबको अब समझ में आ गई होगी कि भाई गोलाकार आकृति का नाम क्या है, वृत्त है, जिसमें क्या है, अंदर के बिंदु को केंद्र कहते हैं, बाहरी बिंदुओं के समूह को मिलाने वाली रेखा, पर्वरेखा इसको कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, त्रिज्या, रेडियस। आओ आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए तो ये देखिए, ये रेडियस हो गई, त्रिज्या अपना वृत्त हो गया। अब देखिए तो ये वृत्त को दो तीन बातें हम लोग जान गए। अंदर के बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्र। बाहर वाले बिंदुओं को क्या कहेंगे, परिधि।
और दोनों को मिला दिया जाएगा, उसको क्या कहें बेटा, बताओ सब, चलो बताओ, सब के सब बताओ, क्या कहेंगे? अंदर वाले को बिंदु को केंद्र, बाहर वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? परिधि। और दोनों को मिला दें, उसका क्या नाम होगा? त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या। तो ये तीन बातें अब सब के सब समझ में आ गया है। और ये गोलाकार आकृति का क्या नाम है? वृत्त। तो मजा आ रहा है ना? ऐसे ही इंजॉय करके आप ऑनलाइन क्लासेस जो भी अटेंड करते हैं ना, उसको ऐसे इंजॉय करके पढ़ा करिए, है ना? टेंशन नहीं, बस बैठे हुए हैं, देख लिया ऐसे, अच्छा ये गोल आकृति है, अच्छा इसको अंदर वाले को क्या कह रहे हैं भाई? केंद्र कह रहे हैं, है ना? फिर बाहर वाले का क्या नाम दे दिया? परिधि। अच्छा इन दोनों को मिला रहे हैं तो जिस रेखा से, उसका क्या नाम दे दिया? त्रिज्या। ऐसे ऐसे इंजॉय करना है, फिर देखो आपको कितना मजा आएगा। और पढ़ाई एक बार आपको अच्छे से समझ में आने लगी ना, खूब मन करता है पढ़ने का। आप समय ढूंढोगे, अरे वो भी थोड़ा देख लूं, वो भी देख लूं, वो भी देख लूं, ऐसे मजा आता है ना? अब और कुछ इसमें बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जरा, ये तीन बातें हो गई। अब देखो तो एक ये देखते हैं, देखो जरा, अब देखो तो इस वृत्त की तीन बातें हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो तो ये परिधि जो है, परिधि की दो बिंदु, एक बिंदु मान लो ये है, एक दूसरा बिंदु ये है, ठीक है ना? इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं ए। क्या नाम दे दें? ए। दूसरे का क्या नाम हो जाएगा भाई? बी। अब देखो तो ए और बी, तो ए से, देखो तो ए से बी की परिधि का ये जो भाग है, और एक भाग ये हुआ इधर वाला, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, दो भाग हुए ना, एक ये देख रहे हो, दो बिंदु किए, तो जब जैसे ही परिधि पर दो बिंदु दिखाओगे तो क्या दिखेगा? एक भाग इधर का ऊपर का और एक भाग नीचे का, दो भाग दिखेंगे। अब दोनों भाग क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। क्लियर हो गई बात? क्या बोलेंगे इसको? चाप। ठीक है ना? तो यह चाप हुआ, ये भी क्या कहलाएगा? चाप ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? चाप ही कहलाएगा। अब ये क्या हुआ भाई? बड़ा चाप, दीर्घ चाप जिसको बोलेंगे हम लोग, है ना? दीर्घ चाप देख रहे हैं ना, बड़ा है तो दीर्घ चाप। इसको क्या बोलेंगे? लघु चाप या छोटा चाप। समझ गए? इसको चाप बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? एक बात ये हुई। अब देखो तो, और चाप को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। आर्क का मतलब चाप होता है, ARC, आर्क। तो दो बातें, एक बात और हम लोग समझ गए, क्या? चाप। चाप क्या होता है? तो परिधि, इसको परिधि नाम दिए हैं। परिधि के किसी दो बिंदु के मध्य की यह जो दूरी है, उसको क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे, है ना? चाप को क्या कहेंगे? परिधि। परिधि के किसी दो बिंदुओं को, है ना, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, है ना, मध्य की दूरी, चाप को क्या बोलेंगे? परिधि के दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब ऐसे में दो तरह के चाप होंगे, क्या? एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि हम लोग सेंटर ये है, इसके बीचों बीच का भी हम लोग नहीं लिखे हैं, इसलिए क्या है? बड़ा और छोटा। तो दो तरह के चाप हो गए। मेजर आर्क, इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। इसको क्या कह देंगे भाई? माइनर आर्क। माइनर आर्क, है ना? तो ये चाप हो गया, एक पॉइंट ये हम लोग सीख लिए। ठीक है ना? एक देखो और अगले यहां पे देखो जरा, एक ये देखते हैं, इसमें देखो जरा। अब बात कर रहे हैं कि ये देखिए, तो हमने क्या किया? परिधि के दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, उसको क्या नाम दे दिए? चाप। इसको बोल रहे हैं चाप। इसको बोले हम लोग चाप। ठीक है? अब एक देखते हैं, फिर परिधि पर दो बिंदु हम लोग देख रहे हैं। एक बिंदु ये, जिसका नाम मान लो P दे दिया। ठीक है बच्चों? आ रहा है समझ में ना? ये मजा ले लेकर आपको पढ़ना है, ऐसे इंजॉय करना है, एकदम इंजॉयमेंट से पढ़ना है। लगे कि हाँ मतलब कोई
किसी भी तरह का तनाव नहीं है। जब आप तनाव ले लेंगे किसी चीज के लिए ना, तो उसमें आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या अच्छा है कि जो करने जा रहे हैं उसको इंजॉय करें। जब आप इंजॉय करोगे मजा आ जाएगा, है ना, एकदम लगेगा कि अरे वाह क्या पढ़ाई हो रही है, क्या चीजें हमने आज जान लिया, इसका उपयोग कितना है ना। 50 तरह की बातें आपके दिमाग में स्वयं आएंगी और फिर आप उसको एंजॉय करने लगते हो, अलग अलग उसका यूज करने लगते हो, है ना। ऐसे पढ़ना है। देखो तो अब उसी तरह से यहां पे क्या किया, परिधि के दो बिंदु के बीच की दूरी को कह दिया कि चाप है। अब चाप दो तरह का होगा, एक दूसरी तरफ वाला, तो इसको हमने बड़ा दिख रहा है इसलिए मेजर चाप कह दिया, ठीक है ना, मेजर आर्क। और ये छोटा वाला है, इसको क्या कह दिया भाई, माइनर आर्क। अब परिधि के दो बिंदु फिर हम लोग ले रहे हैं पी क्यू, एक पी है और क्यू है। अब हम यहां कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, देखो तो ये लाइन से हम लोग क्या किए, इसको मिला दिए, इस लाइन से हम लोग इसको मिला दिए ठीक है। अब मिला दिए तो इस रेखा का क्या नाम होगा भाई, तो इस रेखा को कहता है क्या, जीवा। क्या बोलता है, जीवा। जीवा मतलब कॉर्ड, है ना, इसको बोला जाता है जीवा कॉर्ड। तो इसमें देख रहे हैं आप ठीक है। ठीक है, तो ये रेखा हो गई, पीक्यू रेखा हो गई। पीक्यू रेखा कौन सी है, तो दिख रहा है कि परिधि पर दो बिंदु हैं, एक पी है और एक क्यू है, इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, जीवा बोल रहे हैं, कॉर्ड बोल रहे हैं, है ना। तो दो बातें और आ गई। देखिए तो यह भाग देखो तो यह वाला जो है, ठीक है ना, यह क्या हो गया भाई, ये एक ये भाग हुआ और एक ये भाग हुआ, है ना। देख रहे हैं दोनों तरफ, एक भाग इधर का हुआ एक भाग इधर का हुआ, ठीक है ना। तो दो भागों में बट गया, इसको हम लोग बड़ा भाग कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, छोटा भाग। जैसे यहाँ पे चाप था तो चाप में एक ये भी चाप हुआ, ये भी, इसको हमने बोला बड़ा चाप माने दीर्घ चाप, और इस वाले को कहा छोटा चाप। उसी तरह से जीवा भी परिधि को देखिए तो दो भागों में बांट रही है, एक यह वाला भाग, ये क्या हो गया, बड़ा भाग हो गया, एक यह वाला भाग, ये क्या हो गया, छोटा भाग हो गया, है ना। तो बड़ा और छोटा ये भी दो भाग हो गए। क्लियर। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सी बातें समझ लिए इसमें, देखिए तो एक हम लोग समझे क्या, केंद्र, दूसरा क्या समझे, परिधि, तीसरा त्रिज्या, उसके बाद चाप, उसके बाद जीवा। ये 5 बातें अब आप सबको समझ में आ गया होगा, आ गया है ना, बताओ सभी के सभी बताओ, आ गया समझ में, आ रहा है मजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे एंजॉय करना है ना। तो ये 4-5 बातें हम लोग समझ गए, सीख लिए कि भाई क्या क्या इसमें है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे इसके और आगे टर्म की, है ना। देखो तो जो ये परिधि है, इसके बाद आइए तो अब आते हैं हम लोग वृत्त का परिमाप पे। 5 टर्म समझ गए ना, अब हम लोग इसमें बातें कर सकते हैं। अब परिमाप का क्या मतलब, पहले तो परिमाप को समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद कि परिमाप होता क्या है। देखो परि यहां का क्या मीनिंग है, परि और माप दो शब्दों से बना हुआ है ना, मापना है, और परि मतलब लंबाई, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें क्या यहां पे कहना है परिमाप को, कि जो भी आकृति दी गई है ना। देखो एक मान लो ऐसे खींचा गया है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, लाइन। इसको क्या कहेंगे, लाइन। देखो तो ऐसे अगर खींच दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, है ना। ठीक है। अब लाइन को जब डिटेल पढ़ेंगे तो वो अलग बात मैटर है कि कैसे कैसे उसको दिखाना है। देखिए ये लाइन हो गई, है ना, दोनों तरफ से क्या है, ये अनंत तक जा सकती है। तो इसका भी अगर कहा जाए कि परिमाप बताओ तो क्या करेंगे, इसकी कुल लंबाई। ठीक है। अगर इस तरह का एक आकृति है, देखो तो जैसे ये इस आकृति की बात करें हम लोग इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, है ना। तो त्रिभुज की भी अगर कहें परिमाप तो क्या, तो यहां से यहां तक की लंबाई ऐसे चलें, तो फिर यहां से यहां चलें ऐसे, और फिर यहां से यहां चलें ऐसे, तो ये सभी का योग होगा। तो कहने का अर्थ परिमाप क्या है, आकृति, जो भी आकृति दी गई है, आकृति की बाहरी कुल लंबाई, कुल लंबाई, है ना, बाहरी, आउटर, ध्यान देना है यहां पे कौन सी लेंथ, बाहर वाली, है ना। जैसे आपका घर है,
अब घर का कहा जाए परिमाप बताओ तो बाहर बाहर से ही तो करेंगे, अंदर में थोड़ी आके दीवार को ऐसे 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 एक एक मीजर करेंगे, नहीं। हमें घर का कहा गया, दिया गया, उसका परिमाप बताओ तो बाहर से हम लोग माप लेंगे, है ना, कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो परिमाप क्या होता है, बाहरी कुल लंबाई, है ना, बाहर की, आउटर, क्या बोलेंगे, आउटर टोटल लेंथ, है ना, आउटर टोटल लेंथ का मेजरमेंट, जो लंबाई होगा उसको क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे, है ना। जैसे ये है, इसकी कुल लंबाई से यहां तक L है तो L होगा। मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, और इसकी यहां से यहां तक लंबाई L3 है, तो इसका परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप तो इन सभी का योगफल L1 प्लस L2 प्लस L3। समझ में आ रही बात, ऐसे तो परिमाप का मतलब ये है। अब तो परिमाप निश्चिंत हो गया ना सबको। आज जो है अपने शरीर का परिमाप माप लेना, है ना, खुद ही खड़ा हो, नाप लो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और नीचे से भी, परिमाप आ गया। तो टोटल जो लंबाई होगी वह क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। कोई भी वस्तु, आप बैठे हो, अपना टेबल है, टेबल का परिमाप कहा जाए तो बाहर बाहर से ऐसे मेजर कर लो, वो आपका परिमाप हो गया, है ना। तो इस तरह से इन चीजों को एंजॉय करना है। तो परिमाप समझ गए, क्या कहेंगे, बाहरी कुल लंबाई। ऐसा नहीं टेबल के अंदर की लंबाई नाप रहे, नहीं, बाहर से, है ना, बाहर से। आ रही समझ में, बाहर से जो मेजर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, परिमाप। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पेरीमीटर। परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो अब हम समझते हैं क्या, अपने वृत्त के लिए। वृत्त देखो तो जरा बाबू, देखो तो बाबू, वृत्त जरा सा एक ये वृत्त बना दिया, क्लियर हो गई बात। और अब वृत्त को देखो जरा, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बाहरी, इस आकृति की बाहरी यही ना है लंबाई, तो कुल अगर ऐसे चलें और फिर जब हम यहां पहुंच गए, इस पॉइंट से यहां से चले ऐसे, और पुनः इस पॉइंट पे ऐसे हम लोग पहुंच गए, तो ये जो कुल लंबाई हुई ना, ये यहां से यहां तक चलने में, इसी का नाम क्या है, परिमाप। इसी का नाम क्या है, परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है ना। तो पेरीमीटर को हम लोग पी से दर्शाएंगे, तो पी लिख देते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है ना सबको। पेरीमीटर को क्या दिखाते हैं, परिमाप, पी से दर्शा देते हैं। ठीक है, आ रहा है ना मजा, हाँ, ऐसे मजा लो, ऐसे मजा ले लेके पढ़ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो तो अब ये जो परिमाप है, इस परिमाप को अब हम लोग कह रहे हैं कि माप लेते हैं भाई कितना है ना। तो ये तो हो गया परिमाप, ठीक है। और ये सब बातें, एक बात हम लोग और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो यहां पे, इसमें एक बात और यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा सा, जैसे ये है, अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये केंद्र है, ये यहां परिधि हो गई, इसको मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गई, है ना। तो देखिए तो ये त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक। केंद्र को मान लीजिए O से दर्शा देते हैं, इस बिंदु को A से, और इधर भी एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग, B बिंदु। ठीक है, देखो तो एक बिंदु इधर B ले लेते हैं परिधि पर, और इसे भी अब रेखा को मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ध्यान से यदि देखें तो परिधि पर दो बिंदु हैं A और B, और ये दोनों बिंदु किस रेखा से मिलाए गए हैं, इससे मिला देते हैं, AB रेखा से मिलाए गए हैं। और ये AB भी क्या है, जैसे हम लोग यहां पे कहे थे जीवा, तो AB भी यहां पे क्या हुई, जीवा हुई। जीवा क्यों हुई, क्योंकि परिधि के दो बिंदु को, क्या यहां जीवा के लिए हम लोग क्या लिखे थे, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहे थे हम लोग, जीवा। एक परिधि का ये बिंदु था P, दूसरा था Q, मिला दिया, PQ रेखा हो गई। और अब इसको हम क्या कहेंगे कि यह जीवा है। यहां भी एक बिंदु A है, दूसरा B है, मिला दिया, AB बन गई रेखा, ये भी जीवा है। लेकिन इन दोनों में अंतर हमें देखना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यह जो जीवा है वह केंद्र से होकर नहीं जा रही है, यह वृत्त का केंद्र है, तो यह AB जो जीवा है यह वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए इसका जो नाम है उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसे हम लोग कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे, व्यास। क्लियर हो गया।
अर्थात इंग्लिश में इसको बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर, ठीक। यह क्या हो गई, त्रिज्या रेडियस, यह डायमीटर। अब देखिए तो केंद्र से परिधि तक के दूरी त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं, तो यहां आर से दर्शा देते हैं। और इधर भी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, इसको भी आर से। और ये यहां से यहां तक क्या है, व्यास है। इसका मतलब व्यास की लंबाई क्या हो गई, आर प्लस आर। कितना हो गया, 2r। समझ में आ गया। तो हम लोग इसी को कहते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है भाई, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या कहते हैं वृत्त के व्यास को, क्या, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास को क्या बोलेंगे, त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 से गुणा कर देते हैं, है ना। और एक बात और कहते हैं, व्यास जो है ये क्या है, जीवा है, ठीक है ना, ये भी। तो यह सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। तो हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, क्या कि यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। जीवा है ना, जीवा होती है, ठीक है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर हो गया। क्योंकि एक ही जीवा तो आप केंद्र से होकर ले जाएंगे, इधर से भी ले जाओ, अनंत जीवा ले जा सकते हैं। लेकिन जो भी जीवा की लंबाई होगी जो केंद्र से होकर गुजरेगी, वह क्या होगी, एक समान ही होगी। इधर से आप ऐसे कर दो, इसकी कुल लंबाई क्या है, इधर r और इधर भी r, 2r, है ना। तो अनंत, एक वृत्त में अनंत जीवा होती है, ठीक है। और वह जीवा जो सबसे बड़ी जीवा हो उसका नाम क्या है, व्यास है ना। तो ये टर्म भी समझना था। अब आ जाओ तो यहां पे हम लोग देखो तो भाई परिमाप हो गया। तो परिमाप ये है, और यदि केंद्र से होकर, देखो तो ये केंद्र है, इसका केंद्र से होकर परिमाप को P से दर्शा दिया, केंद्र से होकर ये जा रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, व्यास। तो अब जो पेरीमीटर और व्यास के बीच जो संबंध है उसको हमें समझना है। क्या संबंध है भाई, तो कहता है कि इन दोनों का जो अनुपात है वह एक विशेष प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है ना। कौन सा चिन्ह, उसी को बोलते हैं पाई। पाई तो सुना होगा, आज तक इतने टाइम से पाई तो सुन रहे हैं। पाई क्या है, पाई क्या है, पाई नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ते हैं, असंख्या पद्धति में क्या आता है, पाई। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय किसको कहते हैं भाई, पाई कैसा है, कहता है कि नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग, न तो समाप्त होगा और न ही रिपीट होगा, इस प्रकार की संख्या है। तो वह कहां से प्राप्त हुआ, आज जान लेते हैं, है ना। अब कहीं भी कोई पूछे, कहीं से भी कुछ पूछा जाए, पाई क्या है, तो पाई की यही वास्तविक डिफिनीशन है। पाई का मतलब ये नहीं बोलना है कि पाई बराबर 3.14, वो उसकी वैल्यू जो अप्रोक्स में उसके करीब करीब मापी गई है, मान लिया गया है, वो है। लेकिन पाई पूछा जाए क्या है, तो आज जो आपको बता रहे हैं यही इसका पाई का डिफिनीशन है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो देखो तो यह जो वृत्त है इसका ये परिमाप हुआ, और ये क्या है भाई, यहां से यहां तक ए बी क्या है, व्यास है ना। तो अब देखो ए बी व्यास है, क्लियर हो गई बात। तो परिमाप और व्यास, व्यास को डायमीटर को डी से हम लोग दर्शाएंगे। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही पाई कहलाता है। तो हम लोग परिमाप को क्या कह सकते हैं भाई, देखो तो परिमाप P अपॉन व्यास D, और इसको बराबर क्या लिखे हैं, पाई। क्या लिख दें, पाई। तो पाई क्या है, किसी वृत्त के परिमाप एवं व्यास का अनुपात है। क्या है, अनुपात है। पाई क्या है, किसी वृत्त के परिमाप एवं व्यास का अनुपात है। क्लियर हो गई बात। तो यहां से अब हम लोग परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो यही हम लोग को सीखना है। चलो देखते हैं, यहां देखिए तो आइए तो ये सर्कल हो गया, और सर्कल में यह परिमाप P हो गया, यह हमारा केंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर D। तो परिमाप एवं डायमीटर के अनुपात को पाई बोलते हैं। पाई क्या है, एक यूनानी अक्षर है। क्या है, यूनानी अक्षर है। और पाई को देखिए, दो गणितज्ञ, दोनों भारतीय,
अपने ही देश के, समझ गए, अपने भाई बंधु बड़े, है ना। तो दोनों ही गणितज्ञ कौन कौन, एक तो आर्यभट्ट, दोनों भारतीय, आर्यभट्ट, है ना। इन्होंने पाई के मान को बताया था कि यह लगभग किसके बराबर है भाई, तो बताया था 3.1416 के बराबर। और इनके बाद एक और हमारे गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ रामानुजन, इनकी जो सर्वसमीका थी, है ना, इनके सर्वसमीका के आधार पर दूसरे जो गणितज्ञ हैं उन लोगों ने पाई के मान को अप्रोक्स, जानते हैं कहां तक, 1 लाख तक पाई के मान को ज्ञात करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उसमें किसकी सर्वसमीका, सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी। तो रामानुजन के सर्वसमीका के आधार पर कई गणितज्ञों ने पाई के मान को, पाई का जो मान है उसे लाख तक क्या किए, ज्ञात करने में सफलता प्राप्त की। पाई के मान तक, लाख बिंदु तक, मतलब लाख स्थान तक क्या किए, इसके मान को ज्ञात करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की, है ना। लाख स्थान तक के मान को ज्ञात करने में सफल रहे, समझ गए। पाई का मान क्या भाई, तो कहता है कि दशमलव के बाद लाख अंकों तक, है ना, तो वही लाख स्थान लिख रहे, लाख अंकों तक उसका मान, पाई का मान, है ना, मान को ज्ञात करने में क्या रहे, सफल रहे। और दोनों के दोनों क्या है भाई, भारतीय हैं, आर्यभट्ट भी, रामानुजन। और रामानुजन की जो आइडेंटिटी थी उस सर्वसमीका के आधार पे जो अन्य गणितज्ञ हैं वे पाई के मान को दशमलव, ये दशमलव के बाद के कितना, ये 4 अंक है, दशमलव के बाद के लाख अंक तक इसका मान ज्ञात करने में वे सफल हुए। तो ये बात हुई। अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, चलिए देखिए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पूरी वैल्यू। परिमाप है, परिमाप P, तो P बराबर क्या होगा, ये आपस में गुणा हो जाएगा। और ये क्या है भाई, डायमीटर। व्यास, व्यास का मान कितना है, ये R और ये R कितना था, 2R। तो हम लोग लिख देते हैं इसकी वैल्यू, गुणा होगा ऐसे, तो 2R और ये पाई। तो इसी वैल्यू को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 पाई R। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई R। आए समझ में। तो अब आपको ध्यान हो गया कि यह जो टोटल वैल्यू है परिमाप, इसी का नाम हम लोग परिधि दिए थे, क्या बोले थे, परिधि, बाहरी बिंदुओं की कुल लंबाई, है ना, बाहरी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई परिधि। और इसी परिधि को जब हम लोग मापने का काम करते हैं, मापते हैं, है ना, तो इसी परिधि का नाम क्या बन गया, परिमाप। और अब परिमाप का वैल्यू कितना है, 2 पाई R। तो दो बातें और समझ गए हम लोग, एक तो पाई को समझ गए, पाई क्या है, तो पाई को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, परिमाप, वृत्त के परिमाप एवं व्यास का अनुपात। तो वृत्त का, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पाई को वृत्त के परिमाप एवं व्यास का अनुपात, समझ गए। अनुपात को क्या बोलते हैं, रेशियो, है ना। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड डायमीटर, क्या नाम है उसका, पाई, समझ गए, उसको बोलेंगे पाई, ठीक। और अब हम लोग यहाँ पे परिमाप ज्ञात कर लिए, कितना हो गया, 2 पाई R। तो ये बातें हम लोग परिमाप को क्लियर कर लिए कि वृत्त का परिमाप कितना होगा, ठीक है, आ गया मजा ना। हाँ, तो ऐसे आपको जो है बने रहना है चीजों को समझने में, बस एक बार ध्यान देना, एंजॉय करना है। चाय जितनी अच्छी लगती है ना, पीने का और मजा आता है। और ध्यान दीजिए, जब चाय बहुत अच्छी हो तो उसको समाप्त करने का भी मन नहीं करता है। तो यदि पढ़ाई बहुत अच्छी है तो मन करता और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, है ना, इस तरह से। चलो अगला देखते हैं हम लोग, आ जाओ बेटा। अब वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं, परिमाप समझ गए, अब आते हैं क्षेत्रफल पर। देखो तो जरा सा, पहले तो वृत्त देख लो, एक ये वृत्त हो गया, इसको क्या कहेंगे भाई, चलो रिपीट कर दें, केंद्र हो गया, क्या कहेंगे, केंद्र। ये वाला क्या कहलाएगा, परिधि,
यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ठीक है, ये यहां से यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? चाप। क्लियर? उसी तरह से यहां से यहां तक इसको मिला दें। मिलाओ भाई, मिलाओ मिलाओ, सभी इसको मिला दिए, बहुत बढ़िया, इसको मिला दिए। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग? जीवा। अच्छा, यहां से यहां तक और इधर भी इसको मिला दो। अब देखो तो भाई, केंद्र से होकर गुजर गया, क्या कहेंगे? यहां से यहां तक इसको क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। आ गई बात समझ में? तो ये सभी बातें अभी तक हम लोग डिस्कस किए, ठीक है ना? कितनी बातें? 1 2 3 4 5 6 बातें डिस्कस किया है ना? और हम लोग ये भी ज्ञात कर लिए परिमाप कितना होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके क्षेत्रफल पर, एरिया पे, है ना? एरिया पे चलो देखो तो, इसको हम लोग और कैसे शो कर सकते हैं। एक देखो ये वृत्त, अब इस वृत्त को का ये केंद्र हो गया, ठीक है ना? इसको मान लो ऐसे अलग अलग टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं इस तरह से, है ना? और सभी टुकड़े क्या होंगे? बराबर भाग, सब बराबर भाग के होंगे, है ना? समझिए कि सब बराबर भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना? सब बराबर भाग के। अब इसमें क्या है कि क्षेत्रफल वास्तव में क्या होता है? तो जो भी समतल आकृतियां हैं ना, उनका क्षेत्रफल, समतल आकृति का मतलब क्या? 2 डायमेंशन, द्विआयामी आकृतियां। ये बोर्ड है, दिख रहा है ना? एक इधर से ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई हो, उन आकृतियों को क्या कहेंगे? समतल आकृति। आ गई बात समझ में? आज से तो ध्यान रहेगा, समतल आकृति क्या कहलाएगी? जिस आकृति में लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसको क्या कहेंगे? समतल आकृति, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से समतल आकृतियां जितनी भी हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो तो, अगर ये लंबाई है तो इसके सामने भी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है तो इसके सामने भी चौड़ाई है। तो हम लोग एक लिख लेते हैं फॉर्मूला ऐसा, जिससे सबका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लो। क्या कहेंगे भाई एरिया को? तो कहता है कि ये आमने सामने की भुजाएं क्या है? समानांतर हैं, और ये भी क्या है? समानांतर हैं। तो कह रहा है कि समानांतर भुजाओं की लंबाई, तो एक लिख रहे हैं समांतर, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, है ना? ठीक है, और अब इसको क्या करना है? गुणा करना है किससे? कहता है उनके मध्य की लंबवत दूरी को। अब देखिए, यदि इन दो भुजाओं को समांतर लेके इनको जोड़ेंगे आप, इनकी लंबाई को, तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये चौड़ाई हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाई क्या? लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, है ना? इसके बीच की जो चौड़ाई है क्या है? लंबवत दूरी हो गई, ठीक है? और अब इसको डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। तो हमें सभी समतल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यह एरिया किसके लिए? समतल आकृति, समतल आकृति। और समतल आकृति किसको कहे बच्चों? किसको कहे समतल आकृति? बताओ, हाँ बताओ बताओ बताओ, समतल आकृति किसको कहा गया? कोई भी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसको समतल आकृति कहेंगे। उसी को द्विआयामी आकृतियां कहते हैं, है ना? क्लियर? चलो, तो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है। तो उसी प्रकार से ये देखिए, तो अब यदि हम काम करें कि इन सभी भागों को, यही ना क्षेत्रफल है, ये वृत्त है और इसके द्वारा छेका गया, छेक लिया ना, ढक लिए, समझ गए? छेका, जैसे शादी वादी में देखते हो छेका कहा जाता है। जैसे लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं गार्जियन, तो क्या कहते हैं भैया कि छेका चढ़ा के, छेका मतलब लड़का को अब फिक्स कर दिए, है ना? उसी तरह से ये जो आकृति है इस भाग को कवर कर रही है, तो उसको छेक दिए, है ना? तो छेका कहते हैं। तो इतने भाग को, यह बाहरी जो परिधि है उसके द्वारा कवर किया गया, घेरा गया ये जो भाग, वह क्या है? छेका गया है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो यह कितना होगा? तो देखो तो, एक भाग इतना, 1 से, फिर दूसरे को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इन सब से हमने क्या किया है? टुकड़ों में कर दिया। तो इन्हीं सब का योग तो क्षेत्रफल होगा। तो चलो इसको हम लोग दर्शा लेते हैं। देखो तो जरा सा, एक लाइन ऐसे खींच दिए और एक ऐसे खींच दिए। और अब यदि बात करें हम, देखो तो जरा,
दिख रहा है, मजा आ रहा है ना? अब बनाने में ही कितना मजा आ रहा है। देखो अगर एक को एक से दर्शा दे, इसको 2 से, ये 3 से, ये 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से, तो यही तक था। तो 11 तक है ना। ये हो गया। अब देखो तो जितना भाग इसमें यहां दिखा दिया कि नहीं। अब इसमें हम लोग इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस वाले को और इस वाले को समांतर रेखाएं। जैसे बोर्ड है तो समझो ये वाला ये हो गया और ये वाला नीचे वाला ये हो गया, है ना, द्वियामी। तो इसको लंबाई अगर हम लोग कह दें कि ये एल है तो ये भी क्या है, एल है। स्पष्ट है? अच्छा, और ये वाला क्या हो गया, चौड़ाई, लंबवत दूरी, तो ये चौड़ाई। और ये चौड़ाई वास्तव में यहाँ पे क्या है, यहां से यहां तक वाला रेखा है, इसको क्या रेडियस बोले हैं, तो इसको चौड़ाई हम लोग कह रहे हैं। ठीक है ना, चौड़ाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए तो यह चौड़ाई किस रूप में है, रेडियस के रूप में, त्रिज्या के रूप में। ठीक है, तो इसको त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शा देंगे। ओके, क्लियर है सबको, ये त्रिज्या हो गई। अब ये बातें हो गई। ठीक, अब देखो तो जरा सा, तो एल और आर। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या लिखे, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो इसको और इसको जोड़ देते हैं। देखिए तो यह लंबाई और यह लंबाई, यह पूरा हुआ ना। देखो तो यहां से देखो, ये वाला हम लोग जैसे लिखे हैं, दिख रहा है, तो ये वाला भाग आ गया ना इसमें। एक जब हम बनाए हैं एक को, तो ये वाला भाग आ गया इतना। इस तरह से 2 वाला भाग ये हो गया, फिर ये 3 वाला भाग ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं, 11 लिखे हैं, तो ये पूरा भाग आ गया कि नहीं यहां से यहां तक। उसी में एक भाग ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि यह ऊपर वाले नीचे वाले दोनों लाइन क्या है, समांतर है। तो इसलिए ये और ये वास्तव में क्या है, वृत्त की परिधि। परिधि मतलब परिमाप, जो हम लोग डिस्कस किए। तो देखो तो अब हमको क्षेत्रफल लिखना है इसका, तो क्षेत्रफल लिख देते हैं एरिया। देखिए तो एरिया बराबर क्या लिखे हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो L प्लस एल क्या हुआ, 2L, 2L मल्टीप्लाई बाई क्या, इनके बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी यही है ना जो त्रिज्या है यह, तो इंटो क्या भाई, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या लिखे हैं, R लिख दिया, R लिख दिया। 2L इंटो त्रिज्या। अब देखो तो यह 2L जो है वह वास्तव में क्या है, परिमाप है। यह वास्तव में क्या है, परिमाप की कुल लंबाई। और परिमाप की कुल लंबाई कितनी होती है, 2 पाई r इंटू ये r, और फिर क्या बताए हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भाग भी देना है 2 से, तो 2 से भाग दे देते हैं। देखो तो क्या प्राप्त हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो पाई आर इंटू आर कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया को ऐसे दर्शाते हैं, तो एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, कितना, पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ऐसे इन चीजों को हम लोग फटाफट ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब 2 बातें आप जान गए, परिमाप भी जान गए, क्षेत्रफल भी जान गए। तो अब वृत्त से संबंधित इतनी बातें आप जान चुके हैं। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई देखो, तो एक वृत्त बन गया, और अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये, देख रहे हैं, प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर बाड़ लगाने पर जो खर्च है वह कितना है, 24 रुपया की दर से बाड़ लगाने का खर्च है ना। व्यय टोटल कितना दे रखा है, 5220 रुपये। इसका मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए ये लंबाई है 1 मीटर बाड़, तो ये 1 मीटर बाड़ लगाने का जो खर्च है वह कितना दिया गया है, 24 रुपये। ठीक है, अब कहता है पूरा बाड़ लगाने का जो खर्च है 5280 रुपये है। समझ में आ गया? तो भाई देखो तो जो बाड़ लगाएंगे खेत की बाहर बाहर जो बाड़ लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, ताकि खेत में कोई जानवर फसल को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए बाहर बाहर से तार का वाड़ लगा दिया जाता है ना, कटीले तारों का, जिससे कि कोई अलग जानवर उसमें नहीं जाए। तो वह बाहर बाहर ही तो लगाएंगे, अर्थात वह क्या होगा, बाहरी क्या होता है, लंबाई। बाहरी लंबाई का क्या नाम दिए, परिमाप, परिधि। तो ये जो खेत है वृत्ताकार, इसका परिमाप परिधि का ये बाहर बाहर ही है, तो यही वाड़ है। ये वाड़ लगाएंगे
तो ये वाड़ की जो लगाएंगे वो वाड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, जितनी इस वृत्ताकार खेत की परिधि होगी अर्थात परिमाप होगा। तो इसका अर्थ है कि जो परिमाप है खेत का वह किसके बराबर होगा, बाड़ की कुल लंबाई का। तो यह बराबर हो गया बाड़ की लंबाई के, बाड़ की लंबाई। ठीक, अब बाड़ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि 24 रुपया खर्च होता है तो 1 मीटर बाड़ लग जाता है यहां से यहां तक। तो कुल खर्च कितना है, इतना रुपया। तो इतने रुपए में कितना बाड़ लगा होगा अर्थात बाड़ की कुल लंबाई क्या होगी। तो क्या करें, कुल रुपए को डिवाइड कर दे, 5280 को डिवाइड कर देंगे किससे, प्रति इकाई बाड़ के खर्च से। 1 मीटर क्या है, प्रति इकाई का खर्च दिया गया है, कितना है 24 रुपए। तो 24 रुपए से भाग दे दीजिए। अब 24 से डिवाइड करेंगे तो देखिए तो 24 दूनी 2 बार में 48 और फिर 4 आ गया शेष, 4 और 8 48, फिर 2 टाइम्स और 0। इसका मतलब 220 क्या, जो इकाई रहेगी वही इकाई लिखा जाता है। इकाई क्या है, मीटर। तो क्या लिखेंगे, मीटर। इसका मतलब 220 मीटर कुल बाड़ की लंबाई होगी जिससे इस वृत्ताकार खेत को क्या किया जाएगा, घेरा जा सकता है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, कहता है इस खेत की ₹50, इस खेत की ₹0.5 प्रति वर्ग मीटर। अब देखो यहां पे इकाई क्या था, मीटर था, प्रति मीटर, और यहां पे क्या है, प्रति वर्ग मीटर। जब इकाई, अब मीटर किस में है, वर्ग में है। जब भी इकाई कहीं पर भी वर्ग में हो तो हमें समझना है कि वह किस बात को दर्शा रहा है, क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल को क्यों दर्शा रहा है यहां समझ लो, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये इसकी इकाई यदि मीटर है और इसकी भी मीटर है तो मीटर और मीटर गुणा होकर क्या बन जाएगा, वह मीटर स्क्वायर, उसी को वर्ग मीटर कहते हैं। तो जब भी कहीं आपको यदि इकाई वर्ग में हो तो समझ जाना है कि वह क्षेत्रफल को बता रहा है। तो यही कह रहा है प्रश्न में कि यदि खेत की रुपए इतने प्रति वर्ग मीटर, यहां पे था ₹24 प्रति मीटर, 1 मीटर का खर्च बाड़ लगाने का 24 था, और अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर। अब क्या कर रहा है, 1 वर्ग मीटर है ना, 1 वर्ग मीटर मतलब इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, इधर से, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलेंगे बराबर 1 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। इसका खर्च है 0.5 रुपए। तो अब ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दे रखा है, ₹0.5। कहता है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है भाई, पॉइंट किस पर, कहता है जुताई कराने पर। अगर इसकी जुताई, खेत की जुताई करते हैं ना, सिंचाई करने से पहले खेत को पहले जोता जाता है ना। आजकल तो ट्रैक्टर के माध्यम से, पहले किससे, हल के माध्यम से जोता जाता था ना, जिसमें बैल लगाकर और बैल के माध्यम से उसको क्या करते हैं, खेतों की जुताई होती थी, है ना। तो अब उस जुताई कहता है कि 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्च कितना है, ₹0.5। तो हमसे पूछा गया खेत की जुताई कराने का व्यय बताया, मतलब कुल खेत का। तो कुल खेत क्या है, यही ना कुल खेत है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा यही ना कुल खेत है ना। इस वृत्ताकार खेत के द्वारा जो छेका गया स्थान, छेका भी बताए थे कि छेक लिया गया जो स्थान उसके द्वारा, है ना। तो यहां पे जो छेका गया स्थान है वही क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल है। अर्थात वृत्त का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में कुल कितना खर्च होगा। तो भाई कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च देखो तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको गुणा कर देते हैं इकाई क्षेत्रफल के। 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या है, इकाई क्षेत्रफल का खर्च। तो कुल क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² मल्टीप्लाई बाई इकाई क्षेत्रफल, है ना। अच्छा एक बात, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल का खर्च क्या है, 0.5। ओके, इससे हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए तो हमने ये परिमाप ज्ञात किया और परिमाप कुल कितना आ गया भाई, 220 मीटर। तो परिमाप से हमें इस वृत्त का त्रिज्या भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो इसलिए परिमाप क्या होता है, 2πr, और यह किसके बराबर है, 220 के। तो r बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या 2π से भाग लग जाएगा, तो 220/2 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई का वैल्यू 22/7। तो इसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए तो 22 से
कट जाएगा 22 एक बार में, तो 1 और 0 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में, 5 टाइम्स में, तो 5 × 7 35 मीटर। इसका मतलब इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वह कितनी हो गई भाई, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का रहे मीटर, ठीक है। अब 35 मीटर हो गया, तो कुल खर्च ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग 3.14, आर की वैल्यू 35 इंटू स्क्वायर है तो 435 मल्टीप्लाई बाई 0.5, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को आ जाएगा 1925 रुपए। अर्थात कुल खर्च यहाँ पे जुताई का इस वृत्ताकार खेत का कितना हो जाएगा, 1925 रुपए। तो कैसे निकाला जाएगा, समझ में आया? क्या करना है हमें, दो बातें इसमें आपको सीखना है। एक, जब इकाई नॉर्मल है तो वह लंबाई की बात होगी, और जब इकाई जो किस में है भाई, वर्ग में हो, तो समझना है वह क्षेत्रफल को बताएगा। दो बातें। तीसरी बात, जो प्रश्न में दिया हो उसी बात को जिसमें पूर्ण जानकारी हो लिखा जाता है। पूर्ण जानकारी क्या था कि यह कुल खर्च था और इकाई खर्च का बाड़ लगाने का दिया गया था ये, तो बाड़ की कुल लंबाई डिवाइड कर दिए तो ज्ञात हो गया, ये हमें आ गया। अब इससे हमने क्या किया कि परिमाप यही हो गई कुल लंबाई बाड़ की, और वही लंबाई क्या है, इस खेत का परिमाप है, तो अर्थात परिमाप कितना हो गया, 220। यहां से हमने वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब त्रिज्या ज्ञात हो गई, अब कहता है इसकी जुताई कराना है। जुताई इसका मतलब क्षेत्रफल का खर्च बताओ, तो हमें इकाई क्षेत्रफल का खर्च दिया गया है। देखिए तो प्रति वर्ग मीटर क्या बता रहा है, इकाई वर्ग का क्षेत्रफल, तो इकाई वर्ग का क्षेत्रफल का खर्च कितना है, 0.5 रुपए। तो हम कुल क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे इकाई वर्ग के क्षेत्रफल से, क्या ज्ञात हो जाएगा, हमारा कुल खर्च जुताई का। तो लिख दिया भाई कुल खर्च क्या, तो टोटल क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई इकाई वर्ग का क्षेत्रफल, और हमारा आ गया 1925 अर्थात 1925 रुपए, ठीक है। चलो एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं ना, उससे और मजा आपको आ जाएगा, ठीक है। आइए एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, और मजा आएगा आपको, है ना। इस प्रश्न में और आपको आनंद आएगा। जानते हैं जब आप कोई चीज पढ़े हुए होते हैं और उस पर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगता है तो आपको आनंद आता है पढ़ाई में, है ना। तो उसी तरह से आज इसको डिस्कस किए हैं हम लोग, इस पे दो क्वेश्चन से आपको और मजा आएगा, है ना। एक प्रश्न हम लोग किए, एक दूसरा और देखते हैं। देखिए आपकी प्रश्नावली 12.1 का है, क्या कह रहा है, इसमें कहा गया कि दो वृत्त, अब दो वृत्त की बात कर रहा है, कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्या है भाई, तो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो दो वृत्त हम लोग एक ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, ठीक है। और त्रिज्या कहता है तो इसकी त्रिज्या हम लोग दिखा देते हैं, एक की 19 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या दिखा देते हैं हम लोग 9 सेंटीमीटर। छोटे वाले को R2 कह देते हैं, बड़े वाले को R1 कह देते हैं, है ना। त्रिज्या हो गई। अब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि, परिधि क्या है भाई, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। तो एक वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों के परिधि के योग के बराबर, तो बड़ा वृत्त होगा ना बड़ा। जब दो वृत्त के परिधि के योग के बराबर कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह वृत्त की परिधि बड़ी होगी। जब परिधि बड़ी होगी तो कब बड़ी होगी, जब त्रिज्या बड़ी होगी। तो चलो एक और हम लोग वृत्त यहाँ पे बड़ा सा दिखा लेते हैं, देखो तो, और ये इन सबसे बड़ा वृत्त हो गया, और इसको भी हम लोग इसकी त्रिज्या दिखा देते हैं, इसको R लिख देते हैं। और यही R हमें ज्ञात करना कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों के परिधि के योग के बराबर हो। चलो इसकी परिधि क्या होगी, P1 पेरीमीटर, इसकी परिधि P2, दोनों के योग तो प्लस कर दिए, बराबर इसकी परिधि। अब परिधि क्या होता है, 2 पाई R, तो लिख दो यहाँ 2 पाई R1 प्लस यहाँ पे 2 पाई R2 बराबर यहाँ पे 2 पाई R। अब देखो तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या यहाँ रह जाएगा, R1 R2, और इधर 2 पाई है तो 2 पाई से 2 पाई सब डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड हो गया 2 पाई, तो क्या बच गया भाई, R1 प्लस R2 बराबर R। समझ में आया, बताओ, क्लियर ना। कैसे हुआ, ये 2 पाई कॉमन लेंगे
तो क्या रह जाएगा, R1 और R2 ब्रैकेट में है, तो 2 पाई से ये 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर दिए। आई बात समझ में? हाँ, अब देखो R1 प्लस R2 बराबर R रहा। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, लिख देना है। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा भाई, यही तो कह रहा है R1 R2। पहले का कितना है त्रिज्या 19 और दूसरे की 9, तो कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना इकाई, जिसमें दिया गया हो इकाई उसी में लिखा जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या की जो यह वृत्त है उसकी परिधि बराबर है इन दोनों के वृत्तों की परिधि के योग के। समझ में आ गया? चलो, तो आज जो हम लोग डिस्कस किए, मजा आया? चाय की चुस्की, ब्रेक। और एक बात आप जान लो, आप टेंशन लेके ज्यादा कभी कोई काम नहीं करना है, एकदम स्मूथ होके करो। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं तो ऑफिसर बनेंगे, नहीं बनते हैं ऑफिसर तो क्या बनेंगे भाई? ऐसा थोड़ी है, स्कोप खुला हुआ है। आप हो सकता है केंद्र में मंत्री बने, आपके अंडर सब काम करेंगे। इसलिए मजे में खूब एंजॉय करना है और बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो मिले अगली क्लास में, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे की क्वेश्चंस। ओके, बाय।